ठीक है। सो बेटा अभी तक हमने जो भी पढ़ा है वो किसके बारे में पढ़ा है? चार्ज के बारे में पढ़ा है ना। तो ये जो फर्स्ट बुक है तुम्हारी एनसीईआरटी की, ये दिस बुक इज ऑल अबाउट चार्ज, ठीक है। तो अभी तक देखो तुमने जो भी पढ़ा है, ठीक, चार्ज कितनी स्टेट में पाया जा सकता है। तो देखो चार्ज ना, पहली कौन सी स्टेट थी? एट रेस्ट, ठीक है। रेस्ट वाली स्टेट पे चार्ज हमें मिल सकता है, ठीक है। जब ये रेस्ट वाली स्टेट पे हमें मिलेगा तो देखो इस प्रॉपर्टी को हम कहते थे इलेक्ट्रोस्टैट्स। क्या कहते थे? इलेक्ट्रोस्टैट, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैट्स, राइट। और जब इलेक्ट्रोस्टैट्स को हम पढ़ते थे तो इसमें चार बहुत ही बेसिक प्रॉपर्टीज होती थी जो जिसे हम पढ़ते थे। वो कौन कौन सी थी? एक तो थी इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है, फोर्स के बारे में पढ़ा। फिर हमने पढ़ा पोटेंशियल के बारे में, पोटेंशियल पोटेंशियल, डिफरेंस, ठीक है। और फिर उसके कैपेसिटेंस। बाद क्या पढ़ा? कैपेसिटेंस पढ़ा, ठीक है। तो देखो अगर चार्ज रेस्ट पे रहता था ना तो ये सारी प्रॉपर्टीज दिखा सकता था, ठीक है। लेकिन चार्ज और किस स्टेट्स में पाया जा सकता है, ठीक है। तो चार्ज और जिस स्टेट में पाया जा सकता है उसे हम कहते हैं इन मोशन। चार्ज मोशन में भी तो हो सकता है, ठीक। और जब चार्ज मूव करता है ना बेटे, जब चार्ज मूव करता है, जब चार्ज के पास कुछ एक वेलोसिटी होती है, ठीक, तो ये अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेता है। किस में ट्रांसफॉर्म कर लेता है? करंट में, ठीक है। तो अब हमें जो पढ़ना पड़ेगा वो चैप्टर कौन सा है? करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी, राइट। तो ये भी बात समझ में आ गई, ठीक। और करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमें क्या पढ़ना है? इसमें हमें पढ़ना है इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में, करंट की प्रॉपर्टीज के बारे में, ठीक है। और जो करंट से रिलेटेड जितने डिवाइसेस होते हैं बेटे वो सारा हमें इसमें कवर करना है, ठीक। तो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हम करंट से रिलेटेड सारी चीज जान जाएंगे, ठीक है। तो चार्ज अभी तक किस में था? रेस्ट में। फिर हमने पढ़ा मोशन में, अब हमें पढ़ना है मोशन में। और कोई बताएगा चार्ज और किस स्टेट में हो सकता है? थर्ड, बेटा चार्ज ना ऑसिलेट कर सकता है। क्या कर सकता है? ऑसिलेट्स, ठीक। अच्छा, जब भी चार्ज ऑसिलेट करता है ना बेटे, देखो चार्ज जब भी ऑसिलेट करता है पहले ऊपर जाएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, ये ऑल्टरनेटिंग तो थी करंट बन ऑसिलेशन। जाता। तो वहां पर जो नई प्रॉपर्टी आती थी उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, शॉर्ट में हम लिखते हैं ईएम वेव्स, ठीक है। तो जब भी चार्ज रेस्ट पे होता है हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैट्स। हम क्या पढ़ते हैं? इलेक्ट्रोस्टैट्स। जब भी चार्ज मोशन में होता है हम पढ़ते हैं करंट और करंट इलेक्ट्रिसिटी। जब भी चार्ज ऑसिलेट करता है तो हमें पढ़ना पड़ेगा ईएम वेव्स, राइट। तो इतनी चीज समझना बहुत ही इजी है। ये चीज हम कर चुके हैं और बहुत ही अच्छे से कर चुके होंगे। आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा, क्योंकि जब ये सारी चीज समझ में आएगी तभी हमें समझ में आ सकता है कि जब चार्ज मोशन में होगा तो वो कैसे बिहेव कर सकता है, ठीक है। सो अब हमारा एम है करंट इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ना। अच्छा, ये जो चैप्टर है देखो, ये तो तुम्हारा हो गया कौन सा चैप्टर? थर्ड चैप्टर, ठीक है। और ये जो ऑसिलेशन वाला चैप्टर होगा ना ये हमें डिटेल में पढ़ना है 8 चैप्टर में। इसके ऊपर पूरा एक चैप्टर ही दे रखा है एनसीईआरटी में, ठीक है। तो इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे 8 चैप्टर में, राइट। किसी को कोई डाउट यहां तक? कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़े, ठीक। तो अब हमारा एम है करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना, ठीक। व्हाट इज करंट? तो सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन से ही मैं स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक। व्हाट इज करंट? क्वेश्चन इज व्हाट इज करंट? करंट क्या होता है, ठीक है। सो करंट क्या होता है ये मुझे पढ़ना है। तो देखो बहुत सिंपल है इसको पढ़ना, ठीक। जब भी कोई भी चार्ज, ठीक है, जब भी कोई भी चार्ज मूव करता है, ठीक, इसका आंसर क्या होगा? जब भी कोई भी चार्ज मूव करता है बेटे, चार्ज, वो चार्ज क्या हो सकता है? इलेक्ट्रॉन हो सकता है, ठीक, कोई भी पॉजिटिव चार्ज हो सकता है। तो जब भी चार्ज मूव करता है एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से, ठीक, तो ये पूरा सिस्टम, ठीक, इसको हम कहते हैं कि यही चीज इक्विवेलेंट हो गई है किसके? करंट के। किसके? करंट के इक्विवेलेंट हो गई है, ठीक। तो इसी को हम करंट कहते हैं। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। अच्छा, करंट फ्लो कैसे करता है, ठीक। तो अगर मैं लिख दूं द रेट ऑफ
द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड करंट ठीक है। तो चार्ज का फ्लो होना पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया के थ्रू, इसको हम कहते हैं करंट। तो इसको देखो और कैसे अच्छे से समझा जा सकता है, इसके लिए ना मैंने कुछ डायग्राम्स ले रखे हैं यहाँ पर, ये देखो, ये डायग्राम ले लेते हैं, ठीक है, या इसी चीज से समझ लेते हैं। तो देखो ये मैंने यहाँ पर ऐसे कर दिया। तो मान लो ये हमारे पास कोई एक क्रॉस सेक्शन है, क्या है, कोई क्रॉस सेक्शन है किसी भी वायर का। तो ये मेरे पास एक क्रॉस सेक्शन है, राइट। तो मान लो मेरे पास कोई कॉपर की वायर या कोई भी मेटल की वायर है, ठीक है, जिसमें मैंने एक ये क्रॉस सेक्शन ले रखा है। अब देखो बेटा करना क्या है, इसको ना कनेक्ट कर दो, किससे कनेक्ट कर दो, बैटरी से कनेक्ट कर दो, ठीक है। मान लो इस वायर को मैंने कनेक्ट कर दिया है, किससे, एक पॉजिटिव टर्मिनल से। तो मान लो ये यहाँ पर होगा एक पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक। सो दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल, और यहाँ पर मैंने इसको कनेक्ट करा है बेटे किससे, नेगेटिव टर्मिनल से। सो दिस विल बी नेगेटिव टर्मिनल। तो मान लो ऐसा कुछ होगा, ठीक है, ऐसा कुछ होगा तो क्या होगा बेटे जल्दी बताओ, ये एंड, ये वाला एंड हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, ठीक है। ये वाला एंड हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज, क्योंकि ये कनेक्ट हो गया है पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से, ठीक है। और क्योंकि ये नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से, ये देखो, ठीक। अब जरा एक सिंपल फैक्ट बताओ, कोई भी चीज कहां से कहां फ्लो करती है, जल्दी बताओ, कौन बताएगा। फ्लो करने का सबसे पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, हाइयर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, ठीक। जहां पर चीज नहीं है वहां से फ्लो करती है जहां पर है, ठीक। तो और हमने ये भी तो पढ़ा है कि अगर मैं तुम्हें ये बोल दूं कि मेरे पास एक टैंक है कुछ इस तरीके का, देखो इस तरीके का मेरे पास कोई टैंक है, ठीक, और इसमें वाटर है, ठीक। मैं कहना चाहता हूं कि भाई इसको दूर तक पहुंचाना है इसका पानी, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इसको एक हाइट पे ले जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं जानता हूं यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी और यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कुछ होगी mgh, ठीक। तो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाना चाहिए, ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस आ जाने की वजह से चीज दूर तक फ्लो कर जाती है, राइट। तो अगर बेटा कभी कोई भी चीज को फ्लो कराना है तुम्हें, ठीक है, फ्लो कराना है, तो वहां पर पोटेंशियल डिफरेंस होना बहुत जरूरी है, ये पोटेंशियल डिफरेंस होना बहुत जरूरी है, ठीक। अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो फ्लो किसी भी चीज का इम्पॉसिबल है, ठीक, कोई भी चीज फ्लो नहीं करेगी। सिमिलरली अगर मुझे किसी भी वायर में चार्ज को फ्लो कराना है तो मुझे पोटेंशियल डिफरेंस की जरूरत पड़ेगी, ठीक। और कोई भी चीज फ्लो करती है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, तो वो जो हायर कंसंट्रेशन थी ना, यहाँ पर रिजेंबल कर रही है किसको, पॉजिटिव टर्मिनल को। तो हायर कंसंट्रेशन में यहाँ पर ये कह सकता हूँ, दिस इज द हायर कंसंट्रेशन, ठीक। और ये क्या हो जाएगी, लोअर कंसंट्रेशन। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, चीज फ्लो करने लगेगी, कौन सी चीज फ्लो करने लगेगी, चार्ज फ्लो करने लगेंगे, ये देखो ये चार्ज फ्लो करने लग रहे हैं, ठीक सर ये चार्ज फ्लो कर रहे हैं ये, हाँ सर। पर जो चार्ज होता है वो तो नेगेटिव से पॉजिटिव पोटेंशियल तक जाता है, क्योंकि हाँ नेगेटिव हाँ। पोटेंशियल अरे जहाँ रुक होता है जाओ, वो। अरे रुक जाओ भाई, रुक जाओ, ठीक है, रुक जाओ, मुझे सारी चीज बताने दो, सब चीज एकदम बढ़िया से क्लियर कवर करूंगा मैं। तो देखो सबसे बेसिक चीज क्या थी, हमने क्या पढ़ा था, करंट क्या होता है, चार्ज के फ्लो को करंट कहते हैं, ठीक है, और उसकी डेफिनेशन ये होती है। और मैंने ये दिखाया भी कि अगर एक वायर को मैं एक पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दूं, क्योंकि देखो हमारा लॉजिक क्या कहता है, ठीक, जब ये रिसर्च चल रही थी ना बेटा, तब ये नहीं पता था कि इसके अंदर सही मायने में इलेक्ट्रॉन मूव करता है, ठीक है। जो भी साइंटिस्ट मूव इसको रिसर्च कर रहे थे, उनके अकॉर्डिंग हर चीज कहां से कहां फ्लो करती है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन फ्लो करती है, ठीक। तो उन्होंने मान लिया कि पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है, क्या फ्लो कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है। लेकिन बेटा देखो सही मायने में जब आगे डिस्कवरीज हुई इसके ऊपर, तो पता चला कि जो सही मायने में मूव करते हैं वो कौन मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मूव इलेक्ट्रॉन्स। करते हैं। तो याद रखना, जब पहले की स्टडी करी गई थी उसके अकॉर्डिंग हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन कोई चीज फ्लो करती है, ठीक, और उसी फ्लो को हमने पॉजिटिव चार्ज का फ्लो मान लिया, इसको हमने नाम दे दिया
कन्वेंशनल करंट, क्या नाम दिया, कन्वेंशनल करंट, ठीक, ऐसे करके। लेकिन बेटा जब बाद में डिस्कवरीज हुई ना तो कुछ उल्टा ही पता चला। वहां पर देखो क्या पता चला, ये पता चला कि भाई यहां पर जो मूव करते हैं वो सही मायने में इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स किसके पास बहुत ज्यादा होंगे, किसके पास इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा होंगे, वो होगा नेगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव लो टर्मिनल पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रॉन होंगे ही नहीं, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल। तो सही मायने में आफ्टर सम टाइम ये डिस्कवरी करी गई कि बेटा इलेक्ट्रॉन मूव करता है नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक। सो इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये देखो ऐसे करके इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। तो बाद में इसको नाम दे दिया गया क्या, इलेक्ट्रॉनिक करंट, इलेक्ट्रॉनिक करंट, ठीक है। तो अब देखो क्योंकि हमारा कॉमन सेंस भी यही कहता है कि कोई भी चीज कहां से कहां फ्लो करती है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ठीक। इसीलिए चार्ज को हमेशा ट्रीट करा जाता है, मतलब करंट को हमेशा ट्रीट करा जाता है किसके वे में, कन्वेंशनल करंट के वे में। तो कन्वेंशनल मतलब तुम समझ रहे हो, कन्वेंशनल मतलब सिर्फ रूल होता है, ठीक। जो परंपरागत हमने मान लिया था, जो ओल्ड वेज में हमने मान लिया था, जो कॉमन सेंस में समझ आ सकता है किसी को सॉरी, वो है कन्वेंशनल करंट, ठीक है। तो हम हमेशा इसी को यूज करेंगे। तो बेटा जब भी मैं सर्किट डायग्राम में बनाऊंगा तो मैं ये दिखाऊंगा कि पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलेगा, ठीक, और नेगेटिव टर्मिनल में इंटर करेगा। तो क्या ये इलेक्ट्रॉनिक करंट है, नहीं, ठीक, ये तो कन्वेंशनल करंट है जो पहले मान लिया गया है, जो हमारे नेचुरली हमें ये पता चलता है कि हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन फ्लो करता है, ठीक। लेकिन सही मायने में वहां पर कौन मूव कर रहा होता है, इलेक्ट्रॉनिक करंट, ठीक, वहां पर होता क्या है, इलेक्ट्रॉनिक करंट। तो बेटा जब भी मैं सर्किट डायग्राम बनाऊं तो समझ जाना वहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं, कन्वेंशनल करंट की, लेकिन उसका रियल मीनिंग क्या है, इलेक्ट्रॉनिक करंट। आई होप तुम्हें इतना समझ में आ गया होगा, ठीक। तो इसको यस और सर। अच्छे से दिखाने के लिए देखो एक और डायग्राम मैं यहाँ पर तुम्हें दिखाना चाहता हूँ, ये देखो, ये देखो बहुत ही अच्छे से ये डायग्राम, हाँ आ जा भाई तू नीचे, हाँ ठीक, ये देखो। तो यहाँ पर क्या दिखा रखा है, देखो सबसे पहली बात, अगर किसी भी चीज को फ्लो कराना बेटा, ठीक, तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस की जरूरत पड़ेगी। तो इस वायर के थ्रू, इस वायर के थ्रू, ठीक, हमारे पास ये एक वायर है, इस वायर के थ्रू मुझे करंट पास कराना है। तो करंट पास कराने के लिए देखो मैंने इस वायर को कनेक्ट कर दिया है किससे, पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब एक सेल से कनेक्ट कर दिया है, ठीक। सेल क्या काम करता है बेटे, ये पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कराता है, क्योंकि विदाउट पोटेंशियल डिफरेंस फ्लो इज इम्पॉसिबल, ठीक। तो देखो ये जो सेल होता है इसका ये जो बड़ा टर्मिनल होता है ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है, और ये जो छोटा टर्मिनल होता है बेटे ये क्या होता है, नेगेटिव टर्मिनल। अब अगर मैं पूछूं कि अगर ये पॉजिटिव टर्मिनल से ये एंड कनेक्टेड है ए वाला, तो तुम्हें लग रहा होगा कि ये वाला पूरा एंड क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज होगा या नहीं होगा, हो जाएगा। यस और सर ये एंड है होएगा। बेटा यस सर हो जाएगा। नेगेटिव पोटेंशियल, तो ये देखो ये वाला पूरा एंड हो गया नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। तो अगर मैं कन्वेंशनल करंट की बात करूं तो पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, देखो दिखा रखा है उसने तुम्हें, ठीक है। लेकिन अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक करंट की बात करूं तो इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव चार्ज से ही फ्लो कर सकता है इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक करंट की डायरेक्शन ये हो जाएगी और कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन ये हो जाएगी। तो अब मुझे सर्किट में पढ़ना कौन सा करंट है, मुझे पढ़ना है कन्वेंशनल करंट, मतलब करंट पॉजिटिव टर्मिनल से मुझे निकालते हुए दिखाना है। देखो ये जा रहा है करंट, ठीक, दिस इज द फ्लो ऑफ करंट, ये गया करंट, और पॉजिटिव चार्ज वापस इंटर कर गया नेगेटिव में। सबको आई होप यहां तक क्लियर होगा, कोई डाउट किसी को, नो नो सर। सर। ठीक है। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं, बहुत सिंपल है ये चैप्टर, और लेकिन थोड़ा लेंदियर है, ठीक है, तो हम अच्छे से कर लेंगे इसको कवर। सो हम कहाँ थे, मैथमेटिकली अगर मैं पूछूं कि करंट हो क्या सकता है, तो अभी तो मैंने तुम्हें बताया द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। सो मैथमेटिकली अगर करंट को डिफाइन करना हो, ठीक, तो हम क्या लिख सकते हैं, डेल क्यू बाय डेल टी। ये तो हो क्यू जाएगी बाई डी। डिफरेंशियल फॉर्म, क्या हो जाएगी बेटे, डिफरेंशियल फॉर्म, ठीक है, डिफरेंशियल फॉर्म हो जाएगी ये,
ठीक है, लेकिन एक इजी वाली फॉर्म होती है, ठीक, जिसको हम सिंपल क्या कह सकते हैं, ऐसे तो कह सकते हैं चार्ज y is equal to चार्ज charge upon time। डिवाइड बाय टाइम। ठीक है, तो Q डिवाइड बाय टाइम। ठीक, तो इस चीज को जरा ध्यान से देखो, मान लो ये कोई एरिया है, ठीक, इस चीज को मैं फिर से बना देता हूं, एक सेकेंड। हाँ, इसको फिर से ले लेते हैं। ओके, ये हो गया यहाँ। ठीक, अब जरा ध्यान से देखना मैं क्या समझाना चाहता हूं। ठीक, यहां पर इस तरीके से, एक सेकेंड। हाँ, तो इसको मुझे कनेक्ट करना पड़ेगा बेटे, किससे, नेगेटिव टर्मिनल से। ठीक, और इसको कनेक्ट करना पड़ेगा पॉजिटिव टर्मिनल से। ठीक, तो ये कनेक्ट हो गया पॉजिटिव टर्मिनल से। ठीक, अच्छा, इसका एरिया तुम्हें ये दिख रहा होगा ना, ये वाला एरिया, ये देखो इसका एरिया कितना है, ये एरिया है, ये टोटल इसका एरिया है ये। ठीक, तो मान लो ये यूनिट एरिया है, ठीक है, मतलब ये यूनिट एरिया है हमारे पास। तो इस एरिया के थ्रू एक सेकंड में जो भी चार्ज फ्लो कर जा रहा है, ठीक, इस एरिया के थ्रू एक सेकंड में, मान लो ये टाइम कितना है, 1 सेकंड यूनिट है। ठीक, तो एक सेकंड में इस एरिया के थ्रू जितना चार्ज फ्लो कर जा रहा है, जितना भी चार्ज फ्लो कर रहा है, ठीक, इसी को हम क्या कहते हैं बेटे, करंट कहते हैं। ठीक, 10 बार अब मैं तुम्हें समझा चुका हूं कि करंट क्या होता है, और आई होप तुम्हें करंट की चीज समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड करंट, राइट। अब जरा ये बताओ, हम यूनिट्स पे आते हैं करंट की। ठीक, करंट तो हमने डिस्कस कर लिया और बहुत इजीली डिस्कस कर लिया, और जब भी मैं पूछूं करंट का फॉर्मूला क्या होगा, तो तुम सिंपल बोलोगे सर इसकी डिफरेंशियल फॉर्म तो ये होगी, लेकिन इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगी, Q बाय टी, राइट, Q बाय टी। तो ये हो गया इसका फॉर्मूला, और बहुत ही इजी फॉर्मूला है ये। ठीक, बहुत ही इजी फॉर्मूला है। तो बेटा इसको इस तरीके से समझना है तुम्हें। अब हम आते हैं इसकी एसआई यूनिट के ऊपर, कि एसआई यूनिट क्या होती है करंट की। हाँ भाई, बस जल्दी से बता दो, एसआई यूनिट क्या होगी करंट की, पढ़ रखा होगा ना एसआई यूनिट ऑफ करंट। एम्पियर कूलम पर सेकेंड। तो बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो तुम, कि एसआई यूनिट ऑफ करंट होती है एम्पियर में। क्या होती है बेटा, एम्पियर। एम्पियर, तो देखो ये 1 एम्पियर होता क्या है, तो अभी मैंने करंट पढ़ रखा है, करंट होता है चार्ज डिवाइड बाय टाइम। ठीक है, तो अगर मुझे इसको 1 एम्पियर बनाना है, करंट को 1 एम्पियर बनाना है, तो इस चार्ज 1 सेकंड में चलाना रखना पड़ेगा। पड़ेगा, और ये 1 सेकंड रखना पड़ेगा। ठीक, तो 1 सेकंड में, एक सेकंड में कितना चार्ज फ्लो कर जा रहा है, कितना चार्ज फ्लो कर जा रहा है, देखो इतना चार्ज फ्लो कर जा रहा है। ठीक, उसी को हम कहते हैं 1 एम्पियर। तो 1 कूलम चार्ज अगर 1 सेकंड में फ्लो कर रहा है, तो उसे हम कहेंगे 1 एम्पियर। तो देखो 1 एम्पियर और किसके इक्वल होता है, 1 कूलम पर सेकंड के इक्वल भी होता है। ठीक है, तो ये बात भी हमें समझ में आ गई। ठीक, तो बताओ सबसे इजीएस्ट चीज क्या है, सबसे इजीएस्ट चीज है हमें ये पढ़ना, एम्पियर पढ़ना। ठीक, इसकी जगह ये क्या, कभी कभी मिसबिहेव करता है ये। ठीक, अच्छा जल्दी बता दो, 1 कूलम क्या छोटा चार्ज होता है या बहुत बड़ा चार्ज होता है, बहुत बड़ा। भाई बहुत बड़ा चार्ज होता है ये मैंने तुम्हें कराया भी था शायद। ठीक, इतना बड़ा चार्ज यस होता है सर। कि अर्थ की रेडियस से भी एक बहुत बड़ा स्फीयर चाहिए। ठीक, ऐसा कुछ करने के लिए, वो मैंने कराया था शायद, कैपेसिटेंस वाले उसमें कराया था। ठीक, तो ये जो चार्ज है, ठीक है, हम जानते हैं कि 1 कूलम ऑफ चार्ज इज द बिगर यूनिट ऑफ चार्ज। ठीक, बहुत बड़ी यूनिट होती है बेटा। तो जल्दी बता दो, अगर सर आपने तो कैपेसिटेंस का बताया था कि 1 कैपेसिटेंस बहुत बड़ा होता है। क्या बताया था, फैराडे के बारे में बताया था। एक आपने फराडे के बारे में बताया था। हाँ हाँ, वो बताया था, वो मेरे लेक्चर भी है, देख लेना फिर से, मैं बाकी भी डाल दूंगा लेक्चर। ठीक, तो जब 1 कूलम बहुत बड़ा होता है बेटे, तो बताओ 1 एम्पियर भी बहुत बड़ा होगा या नहीं होगा, बहुत बड़ा करंट होता है। ठीक, ये 1 एम्पियर इतना बड़ा करंट है कि तुम्हें तो 2 मिनट में गायब कर सकता है ये करंट। ठीक, इतना बड़ा करंट है ये। तो जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं बेटा, फिर उनमें कौन सा करंट यूज होता है, ठीक, उनमें इतना बड़ा करंट यूज नहीं होता। ठीक, इतना बड़ा करंट कभी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में अगर यूज होगा तो उनके डैमेज होने के चांसेस होते हैं। तो
जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होंगे बेटा, हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ठीक है, सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ठीक है, वो जनरली किस पे काम करते हैं, वो मिली एम्पियर पे काम करते हैं या माइक्रो एम्पियर पे काम करते हैं। तो जब भी मैं कहूं मिली एम्पियर कितना होगा तो तुम लिखोगे सर ये 10 की पावर टेन -3 की पावर एम्पियर, -3, ठीक। और जब भी मैं बोलूं माइक्रो एम्पियर कितना होगा तो तुम क्या 10 की बोलोगे, पावर 10 की -6। पावर -6 एम्पियर होता है बेटे ये, ठीक है। तो ये चीज हमेशा याद रखना, यही चीज जनरली पूछी जाती है, मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर में करंट दिया जाता है, ठीक है। सो ये भी हो गया हमारा। अब आता है डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर, ठीक। 1 एम्पियर कितना करंट होता है, ठीक। तो अभी मैंने तुम्हें बताया था कि अगर 1 एम्पियर होगा कोई भी चीज, ठीक, तो कितना चार्ज फ्लो करेगा, 1 कूलम चार्ज फ्लो फ्लो करेगा 1 ऑफ 1 सेकेंड, कूलम ठीक। चार्ज इन 1 सेकंड। हाँ, तो इसको लिख लेना, चलो मैं लिखवा देता हूं, ठीक। इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज is 1 coulomb of charge flows through a conductor in 1 second, then current is said to be 1 ampere, ठीक है। आई होप तुम्हें यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, किसी को कोई प्रॉब्लम यहां तक, नो सर। नो ठीक सर। है। अब आगे देखो, आगे मैं क्या कराने जा रहा हूं, आगे जो टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है टाइप्स ऑफ करंट, ठीक। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ करंट्स आर देयर, टाइप्स ऑफ करंट, ठीक है। तो बेटा कितने टाइप के करंट होते हैं, देखो ये पढ़ना भी ना बहुत जरूरी है, ठीक है। इसके लिए मैंने एक और यहां पर, ये देखो, ये ऐसे करके, तो ये देखो कितने टाइप के वैसे तुम्हें करंट दिख रहे हैं। देखो जनरली ना यहाँ पर बेसिकली कितने टाइप के करंट होते हैं, ये देखो। सबसे पहला करंट होता है स्टेडी करंट। स्टेडी करंट क्या होता है बेटा, ऐसा करंट जिसका अमाउंट टाइम के साथ वेरी नहीं करता। तो ये ए जो तुम्हें दिख रहा है, ठीक, यहाँ पर देखो ए का जो मैग्नीट्यूड आई नॉट है, ये आई नॉट ही बना हुआ है, टाइम इंक्रीज कर रहा है लेकिन मैग्नीट्यूड कांस्टेंट बना हुआ है करंट को। तो ऐसे करंट को क्या कहते हैं, स्टेडी करंट कहते हैं, स्टेडी करंट। और जनरली इसी स्टेडी करंट को इस चैप्टर में हमें पढ़ना है, ठीक है। दूसरे करंट कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें मैथमेटिकली पढ़ना इम्पॉसिबल है। तो देखो ये वाले करंट, जैसे ये सी करंट है, ठीक, ये सी करंट देखो चेंज तो कर रहा है लेकिन इसको मैथमेटिकली पढ़ना इम्पॉसिबल है, ठीक। तो यहाँ पर क्या कर रहा है कि करंट का अमाउंट क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है बेटा, करंट इज वेरिंग, ठीक। लेकिन एक वेरिंग करंट ऐसा भी होता है जो मैथमेटिकली साइनोसॉइडली या कॉस की तरह वेरी करता है, ठीक। तो ऐसे करंट को हम क्या कहते हैं बेटा, ऐसे करंट को हम कहते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। दैट करंट इज कॉल्ड ऑल्टरनेटिंग करंट, ठीक। अब जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट करंट होता है वो होता है ऑल्टरनेटिंग करंट। ये क्यों होता है ये हम पढ़ेंगे 7th चैप्टर में, ठीक। ये एनसीईआरटी के 7th चैप्टर में, 7th चैप्टर, ठीक है। अच्छा, अभी हमें क्या पढ़ना है, अभी हमें पढ़ना है स्टेडी करंट के बारे में, ठीक। और इसमें जितनी प्रॉपर्टीज पॉसिबल है उसके बारे में, ठीक है, प्रॉपर्टीज एंड डिवाइसेस। डीसी करंट भी स्टेडी करंट ही होता है क्या, डीसी? डीसी, हाँ, डीसी को हम स्टैटिक करंट कह सकते हैं, ठीक है। सो इस चैप्टर में हमें जनरली करंट की प्रॉपर्टीज और डिवाइसेस के बारे में पढ़ना, और यकीन मानो कि स्टेडी करंट की प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग होती हैं अल्टरनेटिंग करंट की प्रॉपर्टीज से, ठीक है। इसलिए दोनों को बिल्कुल अलग अलग पढ़ाया गया है। ये हमारा 3rd चैप्टर है, ठीक, और ये हमारा 7th चैप्टर है, ठीक है। तो अगर कोई पूछ ले बेटा करंट कितने टाइप के होते हैं तो तुम ये बताना, करंट मेनली broadly classified into 2 categories. First is steady current and the second is alternating current, right? तो इतनी भी चीज तुम्हें समझ में आ गई होगी, ठीक है। किसी को कोई डाउट तो नहीं है, आगे बढ़ लें, नो सर। ठीक है। सो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, इज करंट ए स्केलर क्वांटिटी
और वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, करंट कौन सी क्वांटिटी होती है ये बताना है तुम्हें। ठीक, तो कौन बताएगा, चलो बताओ कौन बता रहा है। सर मैं बताऊं, स्केलर। स्केलर क्यों है? स्केलर होती है और वेक्टर स्केलर के एडिशन लो अंदर फॉलो प्रॉपर कैटेगरी होती है, सर वो होती वैसे तो है वेक्टर। टेंसर टेंसर है क्वांटिटी सर होती है ये। देखो, करंट हैज डायरेक्शन। ठीक, करंट में डायरेक्शन तो बट डोंट स्टिल, बट स्टिल स्केलर होती है क्योंकि वेक्टर एडिशन फॉलो नहीं करता ये। इट इज स्केलर क्वांटिटी, इट इज स्केलर क्वांटिटी। अब देखो बेटा, इसको कैसे समझे हम। ठीक है, इसको समझने का बहुत अच्छा सा और बहुत सिंपलेस्ट मेथड है। क्या है, देखो इस तरीके से मान लो दो वायर ले लो ऐसे। ठीक है, ये दो वायर है हमारे पास। ठीक है, और मान लो इनके बीच कुछ एंगल है, मान लो ये 60 डिग्री का एंगल है। ठीक, यहां से करंट आ रहा है 10 एम्पियर। ठीक है, और यहां से करंट आ रहा है 20 एम्पियर। ठीक, और ये है हमारी थर्ड वायर, ऐसे करके। तो करंट, और यहां पर मैंने लगा रखा है एक एमीटर। क्या लगा रखा है? एमीटर। तो अगर ये वेक्टर एडिशन होता, ठीक, पहले तो तुम कॉमन सेंस से बताओ कि ये कितना रीड करेगा, ये एमीटर कितना रीड करेगा यहाँ पर? 30 एम्पियर। 30। 30 एम्पियर। तो क्या इसने यहाँ पर कोई भी वेक्टर एडिशन करा क्या? नो सर। नहीं नो। करा। और ये तुम देख भी सकते हो। ठीक, ये मैं नहीं कह रहा, प्रैक्टिकली भी तुम एक एमीटर लेना और इस तरीके से बना लेना। ठीक, और देखना कि वहां पर जो करंट है वो वेक्टर की तरह ना ऐड होके किसकी तरह ऐड हो रहा है? एक सिंपल स्केलर क्वांटिटी की तरह ऐड हो रहा है। ठीक है, तो जब इसमें हम एक स्केलर क्वांटिटी मतलब सिंपल अलजेब्रा यूज कर रहे हैं, सिंपल अलजेब्रिक एडिशन इज फॉलो, एडिशन इज फॉलो। ठीक है, तो जब इसमें सिंपल अलजेब्रिक एडिशन फॉलो हो रहा है तो बेटा ये हमेशा क्या होगी? स्केलर क्वांटिटी होगी। ठीक, इसको समझने के लिए ऐसा भी कर लो। देखो, अगर मैं कह दूं कि ये ऐसे बना लो, ये है 10 एम्पियर करंट। ठीक है, और यहां से ये हो गया हमारा जंक्शन, और ये है 10 एम्पियर करंट। ठीक है बेटे, दोनों की डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। कितने का एंगल है? 180 का एंगल है। अब जरा ध्यान से देखो, अगर मैं कहूं कि इसमें कितना करंट जाएगा इस ब्रांच में, तो क्या बोलोगे? 20 एम्पियर। 20 एम्पियर। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहां पर सिंपल क्या कर दूं, ऐसे कर दूं, ये बताना, ये हो गया 10 न्यूटन। ठीक है, और ये हो गया 10 न्यूटन। बताओ इसका आंसर क्या आना है? सर 0 न्यूटन। जीरो। इसका आंसर 0 आना है, क्योंकि ये किस पे डिपेंड कर गया? एंगल पे डिपेंड कर गया। तो सिंस ये एंगल पे डिपेंड कर रहा है, सो ये क्या हो गया? वेक्टर क्वांटिटी हो वेक्टर गई। एडिशन। ठीक है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी हो गई। लेकिन इस वायर को किसी भी एंगल पे ले जाओ, किसी भी एंगल पे, ठीक है, किसी भी एंगल पे इस वायर को ले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक, मतलब ये एंगल से इंडिपेंडेंट है, और क्योंकि ये एंगल से इंडिपेंडेंट है इसीलिए ये चीज क्या हो जाएगी? स्केलर क्वांटिटी। आई होप किसी को कोई डाउट नहीं रहना चाहिए इसमें। ठीक है, कोई डाउट? नो सर। नो सर। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये 5 मिनट बचे हैं, चलो फिर से ज्वाइन करते हैं इसको। ठीक है, चलो ज्वाइन करो फिर से। सेकंड बारी लगाना भूल गए शायद आप। अरे मुझे बता दिया करो, अगर मैं भूल जाऊं ना कि रिकॉर्डिंग पे नहीं लगा है तो बता दिया करो। ठीक है, आप रिकॉर्डिंग हो रहा है ये। चलो कोई नहीं। चलो बढ़िया है सर, क्वेश्चन रिकॉर्ड नहीं हुए, हाँ तो यूट्यूब पर कोई बात डालना। नहीं, अब क्वेश्चन तो बहुत इजी है, ठीक कर लेना। ये हो गया, ये भी हो गया। चलो अब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, अच्छा हमारा टाइमिंग कब से कब तक का है? 9:30 से 11। हाँ, कितना हो रहा है अभी? 10-11 ही हो। 10-10 हो गया सर अभी। ठीक है, तो अभी तो हमारे पास टाइम है। ठीक, तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा, नेक्स्ट टॉपिक, ठीक, वो है ईएमएफ। ईएमएफ वर्सेस पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस। चलो, कौन बताएगा ये ईएमएफ क्या होता है और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? बताऊं सर?
हाँ बताओ क्या होता है। ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, हाँ ये मैक्सिमम पोटेंशियल होता है किसी भी बैटरी या सेल का, ठीक है मतलब ठीक जब है ठीक है ठीक है, बस इतनी सी बात बतानी थी, ठीक है, कि ये मैक्सिमम पोटेंशियल होता है। अच्छा देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं ईएमएफ की। ठीक, किसकी बात करते हैं? ईएमएफ की। ठीक, सो ईएमएफ होता क्या है? देखो, इसको समझना है ना, तो इसके लिए भी मैंने क्या कर रखा है, कुछ कर रखा है क्या? हाँ, ये चलो निप्पो ले लेते हैं। कौन जानता है निप्पो बैटरी? सर मैं देखा है नहीं देखा ये? चार्ज में डाल के चलाता था सर। अरे बचपन में देखी होगी ना निप्पो, ठीक है। यस सर। तो ये देखो, यस ये हमारे पास निप्पो बैटरी है। अच्छा निप्पो ये जो हम लाते हैं, ठीक, इसका पोटेंशियल कितना होता है बेटे? सर कभी पढ़ा नहीं इसका सर, पोटेंशियल वैरी 3.6 कर सकता है, ये 1.5 वोल्ट से, ठीक, 5 वोल्ट तक की हो सकती है, ठीक है, ऐसा हो सकता है। तो देखो, जब मैं इसको मार्केट से खरीद के लाऊंगा, तो मान लो ये कितनी थी, 1.5 वोल्ट की थी, ठीक क्या, और मैंने इसको एक सर्किट में लगा दिया है कुछ इस तरीके से। मान लो मैंने इसको एक सर्किट में यूज कर लिया है, ठीक है, ये लगा दिया है मैंने इसको एक सर्किट में, ये देखो, एक सर्किट में इसको हम यूज करेंगे इस तरीके से। राइट, हमारे पास ये एक सर्किट है, ठीक है, ये एक सर्किट गिवन है, ठीक। अच्छा अभी बताओ, की ओपन है या क्लोज है? की ओपन है, ठीक। अच्छा की ओपन है, तो ये जो रेजिस्टेंस मैंने यहाँ बना रखा है, ये जो रेजिस्टेंस बनाया है, ठीक है, इसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं, दिस इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, ठीक। रेजिस्टेंस को ऐसे टेढ़ा मेढ़ा करके जिगजैग करके दिखा देते हैं। तो बताओ, ये रेजिस्टेंस कुछ करंट ड्रॉ करेगा या नहीं करेगा? नहीं करेगा सर, सर्किट नहीं करेगा, कंप्लीट ठीक है, क्योंकि ये क्या है, ये अभी स्विच ऑफ है, ठीक। अच्छा स्विच ऑफ है, तो क्या मैं कह सकता हूं ये जो सेल है ये अपनी मैक्सिमम पोटेंशियल पे है? किस पे है? मैक्सिमम पोटेंशियल पे, ठीक है, अभी यूज नहीं हुआ है बेटा इसका। और जब भी कोई भी सेल अपनी मैक्सिमम पोटेंशियल पे होता है, तो इसी चीज को हम क्या कहते हैं बेटा? ईएमएफ कहते हैं। क्या कहते हैं? ईएमएफ। अब क्या करो, इस की को लगा दो यहाँ पर, ये इस की को यहाँ पर लगा दो, और तो तुम्हें दिखेगा अब क्या फ्लो करने लग जाएगा, यहाँ से करंट निकलेगा, ठीक। ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक। तो ये देखो, एक करंट निकलना स्टार्ट हुआ, ये करंट निकलना स्टार्ट हुआ, ये गया, ऐसे गया, ठीक, ऐसे गया, फिर ऐसे करके चला गया, ठीक। अब ऐसा ही सिस्टम अगर मैं 2-3 दिनों के लिए छोड़ दूं, बताओ क्या होगा? इसकी पोटेंशियल क्या मैक्सिमम पे रहेगी या थोड़ी कम हो जाएगी? कम हो जाएगी। कम हो जाएगी, ठीक। जब इसकी पोटेंशियल थोड़ी कम हो जाएगी, ठीक, तब हम उसको ईएमएफ नहीं कह सकते, तब हम उसको कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। ये तो पहला तरीका है समझने का, ठीक है। तो अगर तुमसे कोई पूछ ले ईएमएफ क्या होता है, बहुत तरीके से ईएमएफ समझा रखी है। सो ईएमएफ क्या होता है, तो हमेशा बोलना मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस, मैक्सिमम पोटेंशियल ऑफ ए सोर्स, ठीक, इज कॉल्ड ईएमएफ, ठीक है बेटे। और एक और चीज, अब डिफरेंट, ये तो पहली चीज थी ईएमएफ के बारे में। पोटेंशियल डिफरेंस देखो क्या होती है, और कुछ लोग ईएमएफ को और पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे समझाते हैं, देखो वो ऐसे कह देंगे, देखो ये सेकंड पॉइंट से समझते हैं, ठीक। सेकंड पॉइंट में ऐसे समझ लेना कि हमारे पास ये एक रेजिस्टेंस था, ये मैंने एक रेजिस्टेंस लगा रखा है, ठीक है, और ये हमारी हो गई सेल, ये हमने यहां पर लगा दिया एक सेल, ठीक है, बैटरी सेल कुछ भी कह लो, सोर्स है, ऐसे करके, ठीक है। अच्छा ये बताओ, जैसी मैं ये लगा दूंगा, जैसी ही मैं इसको कनेक्ट कर दूंगा इससे, ये मैंने कनेक्ट कर दिया, ठीक, कनेक्ट करते ही यहां से चार्ज निकलना स्टार्ट होगा या नहीं होगा? ठीक है, होगा अच्छा, सर। चार्ज क्या करंट अपने निकलना आप फ्लो चालू करने लग जाएगा? क्या चार्ज अपने आप फ्लो करेगा, या चार्ज को कोई जबरदस्ती फ्लो करवा रहा है? कौन फ्लो करवा रहा है भाई? जबरदस्त सेल। इस चार्ज को बेटा फ्लो कौन करवा रहा है? ये बैटरी तो फ्लो करवा रही है। अगर ये बैटरी, हाँ, अगर ये बैटरी नहीं होती तो क्या ये चार्ज फ्लो करता है इस सर्किट में? नहीं करता। तो देखो ईएमएफ को और कैसे समझा रखा है लोगों ने, ईएमएफ वर्क डन होता है, ठीक, किसी भी चार्ज को
पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल पे मूव कराने के लिए जितना वर्क डन करना पड़ता है बैटरी को, ठीक, उसी को हम कहते हैं ईएमएफ। फिर से सुनो, एक बैटरी को, एक चार्ज को मूव कराने में पूरे सर्किट में मूव कराने में जितना वर्क डन करना पड़ता है, ठीक, उसको कहते हैं ईएमएफ। तो सेकंड तरीका ईएमएफ समझने का क्या है? ईएमएफ होता है इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, it is the amount of work done in moving a positive charge, in moving a unit positive charge complete round a circuit, ठीक। तो एक सर्किट में, एक पूरे सर्किट में मूव कराने के लिए चार्ज को जो भी एनर्जी चाहिए होता है वो कौन सप्लाई करता है? वो ये बैटरी सप्लाई करती है, ठीक। उसी वर्क डन को हम क्या कहते हैं बेटा? ईएमएफ कहते हैं। तो ईएमएफ का फॉर्मूला ये भी होता है, देखो ईएमएफ का भी फॉर्मूला होता है, कितना वर्क डन करना पड़ा मुझे उस चार्ज को मूव कराने में, ठीक, पूरे कंप्लीट सर्किट में। सो यहाँ पर लिख देना कंप्लीट सर्किट, ठीक है। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? देखो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, पूरे सर्किट में नहीं देखना आप मुझे। मान लो मैंने 2 पॉइंट बना दिए, एक पॉइंट ये रहा ए और दूसरा पॉइंट ये रहा बी, ठीक। तो यहां से यहां तक जाने में भी इस बैटरी को कुछ वर्क डन करना पड़ा होगा, नहीं करना पड़ा होगा? देखो मैं ये कह रहा हूं, इस चार्ज को मूव कराने में मान लो इस बैटरी को जो वर्क डन करना पड़ा ना वो 50 जूल है। कितना है? 50 जूल, ठीक। और यहाँ ए से बी तक जो मूव करना पड़ा वो मान लो 20 जूल है, ठीक। तो ये 20 जूल पर यूनिट टेस्ट चार्ज या पर यूनिट चार्ज हमारा कहलाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन ये 50 जूल डिवाइड बाय वही चार्ज हमारा क्या कहलाएगा? ईएमएफ। याद रखना, ईएमएफ टर्मिनल टू टर्मिनल होता है, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, पूरा एक सर्किट में चक्कर लगाने में जितना वर्क डन हुआ है, ठीक है। और जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो क्या होता है बेटे? वो होता है किसी भी 2 पॉइंट ले लो, कोई भी 2 पॉइंट रेजिस्टेंस के अक्रॉस, उसके अक्रॉस कितनी पोटेंशियल जनरेट हो रही है, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो ये सेकंड तरीका है ईएमएफ और पोटेंशियल को समझने का। थर्ड चीज, ठीक, देखो थर्ड तरीका क्या है। मान लो मेरे पास 3 रेजिस्टेंस है बेटे, इस तरीके से, ये है R1, ये है R2, ये है R3, ठीक है। और ये मैंने लगा दिया सोर्स और ये कनेक्ट कर दिया इस तरीके से, ठीक है। अब मैं जैसे ही सोर्स को लगाऊंगा तो बताओ क्या होगा? देखो अभी ये पहले मैक्सिमम पोटेंशियल पे था, ठीक, इसी की वजह से करंट जाएगा, ये करंट गया, ये करंट गया, ऐसे करंट गया, ठीक। करंट इसको भी मिल रहा है आई, इसको भी करंट मिला आई, ठीक, इसको भी करंट मिला आई, फिर घूम के वापस घूम के, ठीक। अगर मैं पूछूं पोटेंशियल सबकी क्या होगी तो तुम बोलोगे सर इसकी पोटेंशियल होगी V1, ठीक, और इसको लिखेंगे IR1। अगर मैं बोलूंगा इसकी पोटेंशियल कितनी होगी तो तुम बोलोगे सर V2, ये होगा IR2, ठीक। अगर मैं पूछूं इसकी पोटेंशियल कितनी होगी तुम बोलोगे सर V3 और ये होगा IR3। तो अगर मैं पूछूं EMF तो देखो अभी मैंने बताया था EMF होती है मैक्सिमम पोटेंशियल, ठीक, मैक्सिमम पोटेंशियल। और तुम्हें नहीं लग रहा मैक्सिमम पोटेंशियल अगर पूरे सर्किट की निकालनी है तो V1 प्लस V2 प्लस V3 करना पड़ेगा, ठीक। सो यहां से मुझे पता चला EMF क्या होगा? IR1 प्लस R2 प्लस R3 ऐसा करके। तो एक चीज तो कंफर्म है कि EMF बेटा, EMF हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस से क्या रहती है? ज्यादा रहती है, ठीक। और EMF हम पूरे सर्किट से देखते हैं, जबकि पोटेंशियल डिफरेंस हम किसी पॉइंट के अराउंड देखते हैं। मान लो ये हो गया AB पॉइंट, ठीक, ये हो गया BC पॉइंट, ये हो गया D पॉइंट, तो ये होगी हमारी पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक, पोटेंशियल डिफरेंस इस पॉइंट पे। हाँ सर ये जो वायर से करंट जा रहा है उसकी भी तो कोई रेजिस्टेंस होगा? हाँ बिल्कुल होगा, लेकिन बेटे याद रखो, किसने पूछा ये? कौन था ये? हिमांशु। याद रखना जब भी ऐसा सर्किट बनाते हैं ना बेटे तो फिजिक्स में आइडियल केस लेके चलते हैं। क्या लेके चलते हैं? आइडियल केस। तो रेजिस्टेंस वहीं पर है जहां पर तुमने ये जिगजैग लाइन दिखाई है, ठीक।
और ये जो हमने कनेक्टिंग वायर दिखाया है ना, तो इसको मान लो यहाँ पर कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक है। सो आइडियली ये कोई रेजिस्टेंस नहीं है, रेजिस्टेंस मैंने अलग से ही दिखा रखा है, R1 R2 R3, ठीक है। और मान लो अगर इस पूरे वायर का कुछ भी रेजिस्टेंस होगा तो देखो वो से मैं अलग से भी दिखा सकता हूँ। यहाँ पर मान लो ये हो गया R4, खत्म, ठीक। तो ये रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, ठीक है बेटे। तो क्या तुम्हें यहाँ से चीज पता चली कि ईएमएफ हमेशा ग्रेटर देन, इज ऑलवेज ग्रेटर देन पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक। और जो पोटेंशियल डिफरेंस है, याद रखना, पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑलवेज कैलकुलेटेड अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ठीक। तो पोटेंशियल डिफरेंस, यहां देखो, ये एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है बेटे, ये भी एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, ये भी एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। तो बैटरी के रेजिस्टेंस को छोड़ के जिस भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस मुझे पोटेंशियल निकालनी पड़े, वो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। आई होप तुम्हें ये चीज समझ में आ गई होगी। किसी को कोई डाउट यहाँ तक? आगे बढ़ लें? आई होप तुम्हें कोई भी डाउट नहीं रहा होगा, ठीक है। हे भगवान। अब जो लास्ट टॉपिक है आज का, वो है ओम्स लॉ। देखो मैं तुम्हारा सिलेबस ना कुछ ही महीने में, मतलब एक से 1.5 महीने में खत्म करा दूंगा। तुम लोग हाँ हो जाएगा। और तुम लोग बहुत डिस्टर्ब हो रहे थे कि फिजिक्स की क्लास नहीं हो रही है, दुखी कर रहे थे अपनी मैडम को, मोना मैम को, कि भाई क्लास नहीं हो रही है। ठंड रखो यार, हो जाएगा सब ठीक। मैं 1 महीने में पूरा सिलेबस करा सकता हूँ, तुम उस चीज की तो टेंशन मत लो, ठीक है। और समझ में भी आएगा तुम्हें, ठीक, क्योंकि बिना समझाए मैं आगे बढ़ूंगा नहीं। तो अब हम आ गए हैं किस पे बेटे? ओम्स लॉ पे। सर कीर्ति सर, होल सिलेबस, मैं पूरा सिलेबस करा सकता हूँ। हाँ सही बात है, पूरा सिलेबस कराएंगे सर, फ्लैश कोर्स। लेकिन बेटा तुम्हें क्या करना है, थोड़ा अच्छे से कर लेना है ना, तो हम पूरा सिलेबस खत्म कर सकते हैं। हाँ कोई कुछ कह रहा था, क्या क्या कह रहा है, बोलो। सर ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ गया। हाँ बेटे, और क्या। अरे बहुत तेज चल रहा है सर, ये अरे बहुत तेज चल रहा है बेटा, अभी ना मैं ये तुम्हें बेसिक ही करा रहा हूँ, ठीक। पढ़ अगर पढ़ा के एक बैठा है मैं। अगर एक भी टॉपिक छूट जाए तो मुझे बताना, ठीक है। ये मैं कोई नहीं छोड़ने वाला, ठीक, क्योंकि सारी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। हंसी दिला रहे हो तुम मुझे, ठीक है। तो ओम्स लॉ कर रहे हैं अब हम। ओम्स लॉ तो तुम्हें जन्मजात पता है, क्या होता है ओम्स लॉ? कोई बताएगा व्हाट इज ओम्स लॉ? Sir, the current produced in a circuit is directly proportional to the potential. अच्छा देखो, ओम ना एक, अच्छा हाँ, ओम ना एक साइंटिस्ट था, एक बंदा था, ठीक। उसने देखो किस तरीके की अरेंजमेंट करी, क्या मैंने लिख रखा है ये रहा ओम्स लॉ, ठीक है, ठीक। ये है, ठीक है, ये सर्किट डायग्राम ले लेते हैं, ठीक है। तो मान लो इसको यहाँ पेस्ट कर देते हैं, ठीक। ये अरेंजमेंट है, ये किस टाइप की अरेंजमेंट है, ध्यान से देखो। अच्छा इसमें तुम्हें क्या दिख रहा है, देखो इसमें तुम्हें कुछ सेल दिख रहे होंगे, देखो ये है तुम्हारे सेल, ठीक। ये तुम्हारे सेल लगे हुए हैं यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। सेल कितने का है? 1.5 वोल्ट ईच है, ठीक। तो ऐसा करके उसने सेल लगा रखे हैं। किसने? ये ओम्स की कहानी सुना रहा हूं तुम्हें कि ओम जो साइंटिस्ट था उसने क्या करा था। अब देखो उसने क्या करा, सीरीज में एक की लगा दिया इस तरीके से, तुम्हें दिख रही होगी, ठीक। और सीरीज में एक डिवाइस लगा रखा है। इस डिवाइस को क्या कहते हैं, कोई बताएगा? व्हाट इज दिस डिवाइस? इसको एमीटर कहते हैं बेटा, एमीटर। क्या कहते हैं? एमीटर। दिस इज कॉल्ड एमीटर, ठीक है। और ये हमारा हो गया वोल्टेज सोर्स, दिस इज वोल्टेज सोर्स। ये कौन कर रहा है? ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये ओम कर रहा है, ठीक है। तो उसने कुछ बैटरी लगा दी, एक की लगा दिया ताकि सर्किट को क्लोज या ओपन करा जा सके, ठीक है। क्योंकि सर्किट में जितना करंट जाएगा उसमें कितना करंट जा रहा है उसको नापने के लिए यहाँ क्या लगा रखा है? एमीटर लगा रखा है। और देखो जरा ध्यान से, ये तुम्हें एक सिंपल सी चीज दिख रही होगी, ये दिख रहा है, ये कार्बन रजिस्टर है सर ये, ठीक। हाँ इसको हम रजिस्टर कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं?
रजिस्टर, ठीक है, रजिस्टर। इसको हम कहते हैं रजिस्टर। इसमें कौन सा मार्कर सही चलेगा, ये सही चलेगा क्या? हाँ, तो इसको हम कहते हैं रजिस्टेंस, ठीक। ये जो मैं जिग जैग करके बना रहा था ना, ऐसे 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 ऐसे, तो ये है रजिस्टर। अच्छा, रजिस्टर ना मैं तुम्हें दिखा भी सकता हूँ कैसा होता है। देखो, जब तुम लैब में जाओगे ना तो ऐसा कुछ तुम्हें दिखेगा, ये देखो, ये दिख रहा है, ठीक है। तो ये अपने ये, पास है सर लैब में। हाँ, ये होता है रजिस्टर, ऐसा दिखता है कुछ रजिस्टर, ठीक। अब तुम्हें दिख रहा होगा कि ये डिफरेंट डिफरेंट इसमें कलर दे रखे हैं ना, ये देखो डिफरेंट डिफरेंट कलर दे रखे हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट कलर से हम वैल्यू पता कर सकते हैं कि ये कितने ओम का रेजिस्टेंस है। इसके बारे में मैं आगे डिस्कस करूंगा। इसको कहते हैं कार्बन कोड रेजिस्टेंस। क्या कहते हैं? कार्बन कोड रेजिस्टेंस, कार्बन ठीक। कोड। हाँ, तो इसको मैं डिस्कस करूंगा अभी, सब सारी चीज डिस्कस करूंगा, बहुत अच्छे से डिस्कस करूंगा, ऐसा डिस्कस करूंगा किसी ने नहीं कर रखा होगा, ठीक है। सो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस देखो ऐसा दिखता है कुछ, और यही रेजिस्टेंस देखो यहाँ पर लगा हुआ है, ये जो छोटा सा बिल्कुल लग रखा है ना, प्यारा सा, यही है वो रेजिस्टेंस, ठीक है। और इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो भी वोल्टेज आएगी बेटा, वोल्टेज, ठीक, उस वोल्टेज को नापने के लिए हमने एक डिवाइस लगा रखा है। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं वोल्ट मीटर। क्या कहते हैं? वोल्ट मीटर, ठीक। ये भी बात समझ में आ गई। अब जरा ध्यान से देखो, चलो हमने की लगा दी, की यहाँ पर हमने लगा दी, ठीक। अच्छा, की लगाते ही सर्किट पूरा हो गया, सर्किट पूरा हो गया तो देखो पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकला, ये करंट निकला, ऐसे गया करंट, ऐसे गया करंट, फिर ऐसे गया करंट। अच्छा, जैसी करंट इसके पास जाएगा, किसके पास जाएगा? एमीटर के पास। ये इसमें एक रीडिंग दिखाने लग जाएगा, ठीक, ऐसे ऐसे हिलने लग जाएगा और एक रीडिंग दिखाएगा। फिर करंट ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, और जैसी रेजिस्टेंस के थ्रू पास हो जाएगा, इसके थ्रू एक पोटेंशियल आ जाएगी जिसको आई आर कहते हैं, ठीक। आई आर से मेजर करते हैं। अच्छा, ये आई आर कितना है, ये डिवाइस, ये कौन बताएगा? ये डिवाइस बताएगा, ये वाला डिवाइस जिसको मैं वोल्ट मीटर कह रहा हूँ। फिर करंट वापस चला जाएगा, ठीक। तो ओम ने देखो ऐसी कुछ अरेंजमेंट करी थी, ठीक। और ओम्स लॉ से तो रिलेटेड हमारे पास लैब में वो भी है, ये हमें एक्सपेरिमेंट भी करना है लैब में, ठीक है। सो मैं बहुत अच्छे से कराऊंगा ये लैब में, तुम्हें एक एक चीज बहुत अच्छे से समझ में आएगी। आप देखो ओम ने क्या करा। ओम ने क्या करा बेटा, ये जो बैटरी है ना, ये जो वोल्टेज सोर्स है, इसको चेंज करना स्टार्ट करा। पहले लगाया 1.5 वोल्ट मान लो, ठीक, 1.5 वोल्ट। फिर इसके करस्पॉन्डिंग इस एमीटर में जो करंट आ रहा है उसको मेजर कर लिया, ठीक। फिर लगाया 2 वोल्ट, फिर जो करंट आया उसको मेजर कर लिया। फिर लगाया 2.5 वोल्ट, फिर जो आया उसको मेजर कर लिया। तो ऐसे करते करते एक ग्राफ आ जाएगा हमारे पास। वो ग्राफ भी मैं तुम्हें दिखाता हूँ, देखो ऐसा आएगा कुछ ग्राफ। कहाँ गया भाई? ये रहा, ठीक है, ठीक है, ये यहाँ चिपका देते हैं हम इसको, ठीक है। ये देखो बेटा, ओम्स ने ना ये चीज नोटिस करी, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ओम्स ऑब्जर्वेशन, ओम्स ऑब्जर्वेशंस, ठीक। तो ओम्स ने क्या देखा बेटा? ओम्स ने ये देखा कि जब 0 वोल्ट था, मतलब कोई बैटरी ही नहीं है, मतलब यहाँ से की हमने हटा रखी है, ठीक, ओपन सर्किट है, तो करंट क्या कोई फ्लो करेगा? नहीं करेगा। फिर उसने देखा जैसे ही मैंने 2 वोल्ट करा, करंट कितना आ गया? 0.5 एम्पियर। जैसे 4 करा 1 एम्पियर आ गया, 6 करा 1.5 एम्पियर आ गया, 8 वोल्ट लगाया 2 एम्पियर आ गया, 10 लगाया 2.5 एम्पियर आ गया, ठीक। फिर उसने क्या करा? इस चीज को प्लॉट करा। जब उसने इस चीज को प्लॉट करा, उसने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज देखी, ठीक। उसने देखा कि भाई एक स्ट्रेट लाइन चीज फॉलो हो रही है, ठीक, ठीक। तो यहां से उसने क्या कंक्लूड करा? कोई बताएगा यहां से उसने क्या चीज कंक्लूड करी? उसने एक चीज तो कंक्लूड करी, आई जो है वो वी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कंक्लूजन फ्रॉम द above observation, ठीक है बेटे। उसने देखो क्या देखा, उसने देखा कि भाई जैसे जैसे v की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, देखो v की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ रही है, ठीक, यहाँ पर v की वैल्यू बढ़ रही है, वैसे वैसे अमाउंट ऑफ करंट, मतलब एम्पियर, वो भी बढ़ रहा है, ठीक, वो भी बढ़ रहा है। और यही ऑब्जर्वेशन थी। अच्छा, ये क्या बहुत बढ़िया ऑब्जर्वेशन थी, ये तो तुम भी कर सकते थे, ठीक। तो ओम्स क्योंकि तुमसे सदियों पहले पैदा हो गया था, इसीलिए उसने पहले उसको एडवांटेज मिला और उसने ये चीज बता दी, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू ओम या ओम्स लॉ, ठीक, क्या देखा उसने कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, या I
करंट इन द सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस ए कंडक्टर। ठीक, ये चीज देखी किसने? ओम्स ने। फिर उसने क्या करा? तो फिर इसको आगे बढ़ाया। फिर जब इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो क्या लगाएंगे बेटा? एक कांस्टेंट लगाएंगे। ठीक है, एक कांस्टेंट लगाएंगे, और ये जो कांस्टेंट आया ना, इसी को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, इसी को हम रेजिस्टेंस कहते हैं, इसको डिनोट करते हैं आर से। ठीक, तो फाइनली ये जो चीज है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, V इक्वल टू आई आर। बेटा इसी चीज को हम कहते हैं क्या? ओम्स लॉ। दैट इज कॉल्ड ओम्स लॉ। ठीक, इसको हम कहते हैं ओम्स लॉ। सो ओम्स लॉ क्या है? ओम्स लॉ इज करंट अक्रॉस current in a conductor is directly proportional to the potential difference applied across a conductor. ठीक, that is called Ohm's law. लिखवा दूं क्या इसकी डेफिनेशन? क्या तुम्हें याद रहेगी? मर्जी है सर। ठीक है, क्योंकि ये तो बहुत इजी सी चीज है, तो लिख लेते हैं। चलो, अकॉर्डिंग टू Ohm's law, current flowing through a conductor या threading through a conductor, flowing through a conductor is directly proportional ठीक to the potential difference या voltage applied across its ends। ठीक, keeping all other parameter constant। यहां पर ये चीज क्या बता दी भाई उसने? ये क्या बता दिया? ये क्या बता दिया? ये क्या है? व्हाट इज दिस? टेम्परेचर और प्रेशर। क्या कह रहे हो? सर टेम्परेचर और प्रेशर। टेम्परेचर। हाँ, देखो, अगर मैं तुमसे सिंपल पूछूं क्या ओम्स लॉ हर कंडीशन में वैलिड होता है, तो तुम्हारा आंसर आएगा सर बिल्कुल वैलिड नहीं होता है। ठीक, सो नोट करके लिखना है ये। ठीक, नोट क्या करेंगे? ओम्स लॉ इज नॉट वैलिड in all conditions। ठीक, अब इसी के बारे में बात करने जा रहे हैं हम। ठीक, इसके बारे में बात करने जा रहे हैं कि भाई वो कौन सी कंडीशन है जिसमें वैलिड नहीं होता। ठीक, तो चलो स्टार्ट करते हैं इसको। पहला फर्स्ट है ओम्स लॉ इज नॉट वैलिड। ओम्स लॉ इज नॉट वैलिड फॉर हायर टेम्परेचर। Ohm's law is not valid at higher temperature। देखो बेटा, इसका मतलब क्या है? ठीक, इसका मतलब देखो सिंपल क्या है। अभी मैंने तुम्हें एक डायग्राम बनवाया था इस तरीके का एक डायग्राम बनवाया था। ये पोटेंशियल था, ये करंट था, और अकॉर्डिंग टू ओम हम जानते हैं V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ठीक, मतलब इसका ग्राफ कैसा जाना है? जल्दी बताओ, इसका ग्राफ ऐसा जाना है। जाना चाहिए। ठीक, अच्छा, ये ग्राफ वैलिड रहेगा एट लोअर टेम्परेचर। ठीक, फॉर लोअर टेम्परेचर ये चीज बहुत अच्छी तरीके से फॉलो होने जा रही है लोअर टेम्परेचर पे। ठीक, लेकिन क्या होगा अगर हायर टेम्परेचर हो जाए? ठीक, तो देखो, ये जो इसके बाद मान लो हायर टेम्परेचर हो गया, तो इसके बाद ये ऐसे जाना था, लेकिन बेटा हायर टेम्परेचर पे ना ये ऐसे मूव कर जाएगा, ऐसे। ठीक, तो ये सिंपली ये जो चीज हो गई है यहाँ पर, ये बहुत बेकार चीज हो गई है। ठीक, ये डेविएशन हो गया है। दिस कर्व इज डेविएटेड फ्रॉम ओम्स कर्व, डेविएटेड फ्रॉम द कर्व। ठीक, और यहां पर इस कर्व पे, इस इतने पॉइंट पे देखो, इतने पॉइंट पे ओम्स लॉ वैलिड नहीं है। ठीक,
इतने पॉइंट के लिए ओम्स लॉ वैलिड नहीं है बेटे, ठीक है। तो ये एक लिमिटेशंस है, और ये कहाँ होता है, ये हायर टेम्परेचर पे होता है, ठीक है। तो याद रखना। अच्छा तुमने इसको देखो एक सिंपल तरीके से समझते हैं। मान लो तुमने टीवी चलाया घर पे, ठीक है, और टीवी चल रहा है, तो मान लो तुमने एक मूवी देख ली 3 घंटे वाली, ठीक, तो 3 घंटे बाद क्या होगा बताओ, वो टीवी हीट अप हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? सर हो जाता है थोड़ा हो बहुत। जाएगा। जब भी कोई डिवाइस हीट अप हो जाए ना बेटे, तो वहां पर क्या देखा जाता है, नंबर ऑफ कोलिजन्स बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाती है, तो वहां पर रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ जाती है, ठीक। वहां पर रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर बढ़ जाएगी तो करंट का कंजम्पशन ज्यादा कम हो हो जाएगा। जाएगा, ठीक। तो अगर मैं इतने एरिया में पोटेंशियल बढ़ाऊं तो मैं देखूंगा कि करंट कम है उस सर्किट में, ठीक। तो ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा, ठीक। तो याद रखना, ओम्स लॉ इज नॉट वैलिड एट हायर टेम्परेचर, ठीक। इट इज डेविएटेड फ्रॉम दिस एक्चुअल कर्व ऑफ ओम, ठीक। यहाँ तो फॉलो कर रहा है, ये लोअर टेम्परेचर के लिए फॉलो हो रहा है, लेकिन हायर टेम्परेचर के लिए फॉलो नहीं होता। सिंपल फैक्ट है ये, ठीक है। अब देखो इंपॉर्टेंट चीज, सेकंड चीज बताओ, ओम्स लॉ, ओम्स लॉ is not valid for नॉन ओमिक कंडक्टर। ये नॉन ओमिक कंडक्टर क्या होते हैं? अरे कोई बताएगा ये नॉन ओमिक कंडक्टर क्या होते हैं? भाई नाम से देखो पता चल रहा है। सर जो ओम्स लॉ फॉलो नहीं करते। हाँ, नॉन ओमिक कंडक्टर, नॉन ओमिक कंडक्टर। कितना टाइम हो रहा है हमारे पास, कितना टाइम है? सर 20 2 मिनट है। मिनट 40 सेकंड। अच्छा अब क्या करते हैं, मीटिंग में पूछ 2 रहे थे। मिनट 40 सेकंड। अरे इसके बाद हम कल स्टार्ट करते हैं, ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नो सर। क्योंकि इसके मुझे लगता है आज बहुत कर लिया हमने, ठीक है, काफी हद तक कर लिया है। तो इसके बाद हम कल स्टार्ट करेंगे सारी चीज, ठीक है। आई होप तुम्हें यहाँ तक समझ में आ गया होगा ये नॉन ओमिक कंडक्टर क्या होते हैं, ठीक है। फिर इसके ऊपर मैं कुछ कर्व के ऊपर क्वेश्चन कराऊंगा, और फिर इंपॉर्टेंट चीज, कल की क्लास तो महा इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक। कल की क्लास जिसने मिस कर दी ना, उसने जिंदगी मिस कर दी फिर, ठीक, याद रखना, ठीक है। अच्छा एक सेकंड मैं वो ले लूं, तुम्हारी अटेंडेंस ले लेता हूं, ठीक है। और इस क्लास का बैकअप मैं उसी बच्चे को दूंगा जो इस क्लास में प्रेजेंट है, ठीक। अगर किसी बच्चे को ये वीडियो चाहिए जो आज बनी है, ठीक, तो मैं उसी बच्चे को दूंगा जो मेरी क्लास में प्रेजेंट है। जो मेरी क्लास में प्रेजेंट नहीं होगा वो भूल जाए, किसी भी टाइप की उसको बैकअप मिल सकता है, ठीक है। सर हाँ, सर जैसे किसी बच्चे का नेटवर्क इशू हो तो? नेटवर्क इश्यू है तो वो मुझे बताए कि हमारे पास नेटवर्क इश्यू है भाई, ठीक। ओके सर। बिना उसके तो मैं कर नहीं सकता ना, मुझे तो यही लगेगा तुम क्लास में नहीं आ रहे हो। ठीक है सर। बेटा मैं जो इसलिए चीज पूछ मैं रहा था समझा, सर क्योंकि तन्मय का ना नेटवर्क इशू चल रहा है काफी दिनों से, वो कोई भी क्लास नहीं ले पा रहा। किसका? तन्मय का। तन्मय का? यस सर। सही खेल रहा है वो भी। वो जिंदगी खेल लिया सर उसके साथ। वो तो पूरी कोशिश कर रहा है हर क्लास में आने की, उसका नेट ही नहीं चल, व्हाट्सएप तक नहीं चलता सर उसका। तो व्हाट्सएप तक नहीं एक दिन चलता? मैसेज भेजो 3 दिन बाद दिखता उसे। अच्छा, हाँ सर। अरे भाई वाईफाई वहां तक पहुंचा हुआ है नहीं पहुंचा हुआ है? अफगानिस्तान में तो नहीं रहता वो? सर गांव में रहता है, पता नहीं कहाँ रहता है, छत पे जाके ट्राई करता है, चलता ही नहीं तब भी। देखो, आधे से ज्यादा मैं ट्रेंड बता रहा हूँ तुम बच्चों का, आधे से ज्यादा तुम सोच रहे होगे अबे कोचिंग से कर लेंगे, ठीक। बेटा ये कोचिंग से बिल्कुल डिफरेंट चीज करा रहा हूँ मैं, और जो चीज सर मैं वो तो तुम्हें कोचिंग जितने, ही नहीं ले पा रहा। हाँ, जो चीज मैं तुम्हें जितने बेसिक से करा दूंगा ना, तुम देख लेना एक बार, कवर कर लेना वो कॉन्सेप्ट, बिल्कुल अच्छे से कवर हो जाएगा, ठीक। तो अगर तुम मेरी क्लासेस को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो तो मैं तुम्हें बहुत बुरी तरीके से अंडर एस्टिमेट करने वाला हूँ, ठीक। भूल जाना, मेरी तरफ से कोई भी तुम्हें वो मिल जाएगा क्योंकि तुम मेरी क्लासेस में ही नहीं प्रेजेंट हो, ठीक है। तो सर वैसे स्कूल में कुछ